सर आपका माइक बंद है। थैंक यू। नमस्कार, मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योग पीठ परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे बीच डॉक्टर पारुल जी पधार चुकी हैं और वेबिनार हम प्रारंभ करने से पूर्व आइए ईश्वर की वंदना करते हैं। कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। दोनों हथेलियों को जश्न करें, कोमलता से चेहरे को स्पर्श करें। अब मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर डी एन शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे वक्ता जी का अभिनंदन करें और वेबिनार प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। ओम। आज 4 अप्रैल 2022 लगातार राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय, जिसमें आज का महासत्र 152वां महासत्र है। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर पारुल पटेल जी लगातार एनाटॉमी विषय पर अलग अलग टॉपिक पर क्रमवार जो है व्याख्यान दे रही हैं। तो मैं डॉक्टर पारुल पटेल जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। और जैसा कि बताया गया, परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम पर आज की जो परिचर्चा की है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये एनाटॉमी का। और इससे बहुत सारे जो लोग साधक हैं, जो भी तैयारियां कर रहे हैं प्रोग्राम्स की, उनको बहुत सारा लाभ मिल सकता है। तो बस मेरा यही अनुरोध है कि सभी लोग फेसबुक लाइव ऋषिकुल योग पीठ चैनल दे रहे हैं, जो भी जुड़े हुए साधक हैं वो इसको मैक्सिमम शेयर करें, ताकि लगातार बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। और फिर भी अगर आज इस समय पर नहीं जो जुड़ पाए हैं, वो बात को देख रहे देख सकते हैं। मैं आग्रह करूँगा हम थोड़ा सा उठाएँ और जो है डॉक्टर मैम का स्वागत अभिनंदन करें और आगे धन्यवाद शुक्ला। नमस्कार, मेरा नाम अनुपम कुमार, कोऑर्डिनेटर, और आज के सत्र में पारुल मैडम का एक बार फिर से स्वागत है। करते हैं पारुल मैडम के पास और आज के सिस्टम के बारे में जानेंगे। जो सिस्टम आप मैडम देने जा रही है उसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एनाटॉमी का एक पार्ट है। तो करते हैं मैडम के पास और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। स्वागत मैडम आपका। थैंक यू सर। हरिओम सभी को। मेरा नाम डॉक्टर पारुल पटेल है। मैं सूरत गुजरात से हूँ और मैंने BAMS किया है विद गोल्ड मेडल फ्रॉम गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से। और मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर एंड इवेल्युएटर हूँ फ्रॉम IYA विद 88% ऑफ मार्क्स। मैं ऋषिकुल योग पीठ को धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। मेरा अहोभाग्य है। भगवान दास जी, देवनाथ जी और अनुपम जी की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज इस मंच पर उपस्थित लगातार 3 दिन से मैं ये एनाटॉमी के लेक्चर्स ले रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। धन्यवाद। आज मैं लेक्चर लेने वाली हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड
का जो फ्लो होता है वो फ्लो कैसे होता है और ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है और किस तरह से शुद्ध होता है ब्लड। तो ये एक हमारी मानसिकता है कि हम ये समझते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हमको लगता है कि इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम इजी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ कि ब्लड कितना इजीली फ्लो होता है और इजीली हम उसको समझ सकते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, यानी कि कार्डियो यानी कि हमारा हार्ट, और वैस्कुलर वेसल्स यानी कि हमारे जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए उसका नाम रखा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, या सिंपल लैंग्वेज में हम उसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। अभी इसके कार्य क्या होते हैं? तो बेसिकली इसके दो ही कार्य होते हैं कि जो इम्प्योर ब्लड होता है पूरे बॉडी के अंदर से उसको ये रिसीव करता है और वो प्योरिफिकेशन के लिए उसको आगे भेजता है, यानी कि पंपिंग का काम करता है। हार्ट एकमात्र ऐसा अवयव है जो कभी भी विराम नहीं लेता और वो लगातार जीवन पर्यंत धड़कनें उसकी चालू रहती है। एक सेकेंड के लिए भी हमारा हार्ट कभी भी विराम नहीं लेता है। हमारे हार्ट में 3 वॉल्स होती हैं। सबसे पहली है बाहर की जो वॉल है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड लेयर जो होती है वो मायोकार्डियम बोलते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और वो हमारे हार्ट में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है वो। और अंदर वाली जो दीवार है उसको हम एंडोकार्डियम बोलते हैं, यानी कि अंदर वाली जहाँ पर वाल्व होते हैं और अंदर की लाइनिंग पाई जाती है। अभी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो सर्कुलेशन जो है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो हृदय के अंदर भीतर होता है और दूसरा कि जो हृदय के बाहर होता है। जो हृदय के अंदर होता है उसको हम हार्ट सर्कुलेशन बोलते हैं और जो हृदय के बाहर होता है उसको हम बॉडी सर्कुलेशन बोलते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसके वर्ड्स थोड़े डिफरेंट है हायर लेवल पे, लेकिन वो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम सिंपल यही समझेंगे कि हार्ट के विदिन होता है, भीतर होता है, और दूसरा होता है जो हार्ट के बाहर होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हार्ट के भीतर क्या होता है, यानी कि जब अशुद्ध ब्लड हमारे हार्ट में पहुंचता है तब वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पसार होता है। तो हम समझते हैं हार्ट सर्कुलेशन। हार्ट सर्कुलेशन में मेनली हम हार्ट को पहले 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक हमारा होता है राइट वाला और एक हमारा होता है लेफ्ट वाला। राइट वाला जो होता है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, यानी अशुद्ध ब्लड होता है जो पूरे बॉडी में से वहाँ पर एकत्रित होता है। इसके बाद जो लेफ्ट वाला पार्ट है वहाँ पर हमारा प्योर ब्लड होता है, यानी कि वो प्योर होकर वहाँ पर आया है और अब वो बाहर पूरी बॉडी में जाने के लिए तैयार हो गया है। इस तरह से राइट और लेफ्ट बेसिकली ये 2 हम समझते हैं तो हमको काफ़ी और आगे चीज़ें समझने में ईजी हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कि बॉडी में जो राइट पार्ट होता है वो फर्दर 2 डिवाइड होता है आगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। हमने उसको सिर्फ नाम दिया है इसलिए वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, लेकिन अगर हम सिंपल समझते हैं कि राइट का जो है वो ऊपर नीचे से डिवाइड है और लेफ्ट वाला भी ऊपर और नीचे से डिवाइड है। ऊपर वाला जो होता है उसको हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाला होता है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, यानी कि एट्रियम को हम अलिंग बोलेंगे हिंदी में और नीचे वाले को हम वेंट्रिकल यानी नीलय बोलेंगे। तो अभी 4 चैम्बर हो गए हार्ट के, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। जो ऊपर वाला होगा उसको राइट एट्रियम और नीचे वाले को हम राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, और लेफ्ट वाला जो होगा उसको लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी इस तरह से हमारे हार्ट के टोटल 4 चेम्बर्स हो गए। अभी क्या होता है कि हमारा सबसे पहले जो एट्रियम होता है उसको काम कम करना पड़ता है। जो दोनों एट्रियम होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो ऊपर के भाग हैं, उनको काम कम करना होता है, और जो मेजर काम जो होता है वो नीचे वाले वेंट्रिकल करते हैं। इसीलिए जो एट्रियम की दीवार होती है वो पतली होती है और जो नीचे की वेंट्रिकल की दीवार होती है वो मजबूत होती है। वो मायोकार्डियम से बनी हुई होती है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूती प्रदान करती है वो, और उसका जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हम आगे बात करेंगे, वो प्रेशर वहाँ पर क्रिएट होता है। इसीलिए भगवान ने उसको उस तरह से रचना बनाया है कि वो जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और वो दोनों के बीच में एक सेप्टम होता है, यानी कि एक ऐसा लेयर जो दोनों को डिवाइड करता है, यानी कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड एक दूसरे के साथ मिल नहीं जाए।
इसी वजह से वो रचना वहां पर दी है, सेप्टम बोलते हैं उसको। नहीं तो क्या होगा कि जो हमारा प्योर हो गया है ब्लड वो वापस इम्प्योर ब्लड के साथ मिल जाएगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसीलिए वहां पर मुख्यत्व क्या होता है कि जब हम ब्लड पूरा आता है सर्कुलेशन से तो वो इसी तरह से डिवाइड हो जाता है, और ये समझने में हमको इजी रहता है कि ऑरिकल और वेंट्रिकल, इस तरह से हम उसको बाइफरकेट कर देते हैं। अभी हम बात करेंगे कि मुख्यत्व वेंट्रिकल की जो मसल्स मैंने आपको बताए वो मोटे और मजबूत होते हैं, क्योंकि वहां पर ब्लड को अधिक प्रेशर से पंप करना होता है। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है ना, वो हार्ट में वेन्स उसको लेकर आती है, और वेन्स लेकर आती है और वो धीरे धीरे फिर हमारे बॉडी के अंदर आगे ट्रांसपोर्ट होता है। मुख्यत्वे यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा राइट ऑरिकल है उसके अंदर दो वेन्स आती है, जो सुपीरियर यानी कि सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा, वहां से पूरे बॉडी का जो अशुद्ध ब्लड होता है वो पूरा वहां पर आता है। ये ब्लड राइट एट्रियम में आता है, और वहां से फिर क्या होता है, एट्रियम के बाद एक वाल्व होता है, उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और ट्राइकस्पिड नाम इसलिए रखा है क्योंकि उसमें 3 वाल्व होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, और वो इसलिए ट्राई यानी कि 3। तो वहां से वो एट्रियम में से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, और उसके बीच में जो वाल्व है उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। फिर ब्लड हमारा आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर वो जाता है लंग्स में। अभी लंग्स में जब जाता है तो वहां पर एक पल्मोनरी वाल्व दिया हुआ है, वो पल्मोनरी वाल्व के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स में पहुंचता है। अभी यहाँ पर पूरे बॉडी के जो सिस्टम है उसके विरुद्ध जाती है, जो पल्मोनरी हमारी आर्टरीज है उसमें अशुद्ध ब्लड होता है, सिर्फ यही एक आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, और जितनी भी हमारी बॉडी की आर्टरीज है उसमें सारी आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, उसमें कभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज है वो अशुद्ध ब्लड को लेकर जाती है। अभी वो लेकर जाती है लंग्स पे। लंग्स को जब हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे तो हम उसको पल्मोनरी बोलेंगे, लेकिन हम अभी सिंपल समझ रहे हैं तो हम उसको लंग्स बोलेंगे। तो वो लंग्स में लेकर जाती है। अभी लंग्स का फंक्शन शुरू होता है। लंग्स में क्या होता है, सिंपल आपको वहां पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन बताती हूँ कि क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ऑक्सीजन भर जाता है। जो हमने आगे रेस्पिरेशन सिस्टम में, पल्मोनरी रेस्पिरेशन में हमने जो सैटरडे को बात किया था कि वहां पर इस तरह से आपने गैसेस का बताया था मैंने आपको, तो वहां पर पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है और ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। अभी क्या होता है, वहां पर 4 टाइप्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स होती है। पल्मोनरी वेन्स हमारी शुद्ध ब्लड होता है, उसके अंदर प्योर ब्लड होता है। वहां से वो हार्ट में लेफ्ट ऑरिकल में आती है, जो ऊपर वाला है लेफ्ट ऑरिकल में, वहां पर वो आती है। फिर वहां से ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल का संकोचन होता है, तो वहां पर एक वाल्व होता है, उसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। वहां पर 2 लेयर्स होते हैं, इसलिए उसका नाम बाइकस्पिड है। लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए उन्होंने उसको स्पेसिफिक नाम दिया है माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व एक ही है, लेकिन रचना के हिसाब से उसको बाइकस्पिड बोलते हैं क्योंकि उसमें 2 लेयर्स होते हैं, वो 2 लेयर से वो नीचे आता है, और उसको ही हम माइट्रल वाल्व बोलेंगे। अभी क्या होता है, माइट्रल वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है तो वो एओर्टिक वाल्व से, एओर्टिक वाल्व खुल जाता है वहां पर, और एओर्टिक वाल्व जैसे खुलता है इसी तरह से वहां पे जो पूरा ब्लड होता है एओर्टिक वाल्व खुलने से एओर्टा में पहुंच जाता है, और वहां से वो प्रत्येक ब्रांचेस के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर शरीर में उसका पूरा परिवहन होता है। ये हो गया हमारा हार्ट का सर्कुलेशन। ये सिंपल आपको मैंने 4 चेम्बर से कैसे पास होता है वो मैंने आपको बताया कि पूरे बॉडी में, फिर वहां तक इस प्रक्रिया को हम जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा हार्ट का होता है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी आता है कि वो ब्लड में हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है, वो पूरा सिस्टम जो हम उसको बोलेंगे वो हमारा होता है बॉडी सर्कुलेशन। बॉडी सर्कुलेशन से जो ब्लड होता है पूरे बॉडी में जाता है। अभी क्या होता है, यहाँ पर जो शुद्ध ब्लड है वो शुद्ध ब्लड सब ऑर्गन्स में जाएगा, हर एक ऑर्गन्स में जाएगा, और हर एक ऑर्गन्स की अपनी अपनी एक आर्टरी होती है।
जैसे कि हार्ट से जब गया बाहर तो स्प्लीन की हो गई, लिवर की हो गई, स्टमक की हो गई, जितने ऑर्गन्स हैं सबकी अपनी अपनी एक आर्टरी होती है और ब्लड वहां से पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। अभी वो सर्कुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको सिंपल समझाती हूँ कि वो सर्कुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले जो हमारा ब्लड होता है, हम जैसे अभी हमने बात किया कि लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा में आया, जो एओर्टिक वाल्व है उसका खुलने की वजह से एओर्टा में आता है। एओर्टा में आता है, वहां से वो एक महाधमनी होती है एओर्टा, यानी कि उसके अंदर वो सबसे बड़ी धमनी होती है और उसके अंदर से काफी सारे ब्रांचेस निकलते हैं और वो आर्टरीज में जाता है। आर्टरीज में आगे जाता है तो आर्टरीज को हम धमनी बोलते हैं। आर्टरीज में से आगे जाता है और फिर वो धीरे धीरे आर्टीरियोल्स में कन्वर्ट होता है, यानी कि उसका पैसेज छोटा होता जाता है। आर्टीरियोल्स को हम सामान्य भाषा में हम धमनी बोलते हैं। धमनी में से जाता है, वो जिस ऑर्गन में जाता है उस ऑर्गन में वहां पे पहुंचता है, वहां पर वो सारा ब्लड में से ऑक्सीजन जो होता है वो हर एक ऑर्गन को पहुंचाता है और काफी सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और जो भी घटक ब्लड के होते हैं वो उसको पहुंचाता है वहां पर। फिर वहां से वो कैपिलरीज में जाता है, यानी और छोटा हो और उसका पैसेज छोटा हो जाता है। कैपिलरीज यानी कि कोशिका में प्रवेशता है। कोशिका से फिर वो वीनियोल्स में जाता है। वीनियोल्स यानी कि शीरिका, वीनियोल्स में और छोटा पार्ट हो जाता है, वहां पर माइक्रो सर्कुलेशन होता है। वीनियोल्स के बाद फिर वो आता है हमारा वेन में आने के बाद फिर वो वापस वही प्रोसेस होता है, वेन यानी कि शीरा, वेन में जाता है और वेन में से फिर वो वापस, जैसे मैंने आपको बताया, वो वीना केवा में आता है। नीचे का जो ब्लड होता है वो पूरा इंफीरियर वीना केवा से आता है और ऊपर का जो ब्लड होता है वो सुपीरियर वीना केवा से आता है। फिर वो दोनों हमारा वापस हार्ट के राइट ऑरिकल में आता है। तो ये पूरा जो सिस्टम मैंने आपको बताया, बॉडी में गया, फिर वो हर एक ऑर्गन में उसने उसको ऑक्सीजन पहुंचाया और फिर वापस वो ऑक्सीजन वहां पर दिया और वहां पर फिर वापस एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ऑक्सीजन देता है और वहां का जो बॉडी का जो जितने ऑर्गन्स का कार्बन डाइऑक्साइड होता है, विशुद्धि होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, वो वापस उसके थ्रू हार्ट में आता है और फिर वो पंपिंग का सिलसिला चालू रहता है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये हमारी लाइफ टाइम तक, पूरी लाइफ टाइम जब तक हम जीते हैं तब तक ये हमारा सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन, मैक्रो सर्कुलेशन, ये पूरा का पूरा लाइफ टाइम हमारा चलता रहता है। हम जब रात को सो जाते हैं तो भी ये सर्कुलेशन हमारा चालू रहता है एज इट इज़। ये कभी भी हार्ट हमारा सोता नहीं है, कभी भी थकता नहीं है। जब हम अगर इस बात को सोचते हैं तो हमको इतना महसूस होता है कि भगवान ने हमारे शरीर की कितनी अद्भुत रचना बनाई है कि हम सो जाते हैं फिर भी हमारी ये प्रक्रिया, ऑक्सीजन का आपले और हमारे ब्लड का प्योरिफिकेशन वो बंद नहीं होता है। यानी कि हमारे जीवन रखने में हमारी ये सारी चीज़ें कितनी कार्यरत रहती हैं। हमारे थकने के बाद भी वो कभी भी नहीं थकता है। तो ये अद्भुत रचना है भगवान की जो हमारे शरीर में इस तरह से उसका प्लेसमेंट हुआ है। अभी हम बात करते हैं कि वाल्व, तो वाल्व कितने होते हैं और वाल्व का क्या कार्य होता है हार्ट में। तो टोटल हमारे वाल्व में मैंने आपको पूरी जब प्रक्रिया समझाई तब मैं आपको समझाती गई कि वो कौन सा वाल्व कहाँ पर है। अभी हम टाइप्स ऑफ वाल्व समझेंगे और उसका क्या कार्य है। तो टोटल हमारे हार्ट में 4 टाइप्स के वाल्व होते हैं। सबसे पहला है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड यानी कि उसमें 3 कस्प होते हैं, इसीलिए उसका नाम रखा है ट्राइकस्पिड, यानी कि 3 कस्प होते हैं उसके अंदर। कस्प यानी कि थैली जैसी रचना। दूसरा है बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि उसमें 2 कस्प होते हैं, इसीलिए उसका नाम रखा है बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो राइट ऑरिकल में और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, यानी कि राइट साइड में। अगर हम ये समझे कि वो राइट साइड में होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में। दूसरा होता है लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर जो होता है वो बाइकस्पिड वाल्व होता है, वो माइट्रल वाल्व बोलते हैं। और माइट्रल वाल्व जो होता है वो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। माइट्रल वाल्व का थोड़ा इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उसमें गड़बड़ी आने की वजह से माइट्रल स्टीनोसिस करके एक रोग आता है हार्ट का। वो इतना डिटेल में नहीं समझेंगे, लेकिन वो एक डिजीज़ होता है और वो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होता है जब वो माइट्रल स्टीनोसिस हो जाता है, यानी कि उसका कार्य वीक हो जाता है। तो इसीलिए उसका नाम थोड़ा वहाँ पर उन्होंने चेंज करके रखा है, लेकिन वो है एक ही चीज़, वो बाइकस्पिड ही है, उसमें 2 कस्प होते हैं।
कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि माइट्रल वाल्व में कितने कस्प होते हैं। तो ये अगर हमको पता होता है कि वो बाइकस्पिड जो है वो ही माइट्रल है, तो हम इजीली उसको आंसर दे पाते हैं। इसके बाद आता है और 2 वाल्व होते हैं इसके अंदर। एक होता है हमारा पल्मोनरी वाल्व, जैसे कि नाम बताया है पल्मोनरी, यानी कि वो पल्मोनरी में जाता है, यानी कि वो हार्ट के तरफ तक जाता है, इसलिए उसका नाम पल्मोनरी रखा है। और दूसरा है एओर्टिक वाल्व, यानी कि वो एओर्टा में जाता है। जब ब्लड हमारा लंग्स में जाता है तो वो जाता है पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, और जब वो एओर्टा में जाता है तो वो एओर्टिक वाल्व बोला जाता है। अभी पल्मोनरी वाल्व कहाँ पर आता है? पल्मोनरी वाल्व जो है वो राइट वेंट्रिकल और हमारे लंग्स के बीच में आता है। जैसे मैंने आपको बताया पल्मोनरी वो नाम है लंग्स का। दूसरा आता है हमारा एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व जो है वो भी सिंपल इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जब ब्लड जाता है तो वहां पर वो एओर्टिक वाल्व होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा ऑरिकल होता है, दोनों ऑरिकल, उसका संकोचन साथ में होता है। अगर ऑरिकल संकोचन होगा तो दोनों ऑरिकल का होगा, दोनों राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल का दोनों का संकोचन साथ में होता है, और दोनों वेंट्रिकल का जो संकोचन होता है वो भी साथ में होता है। इसको हम सिस्टमैटिक पंपिंग बोलते हैं, यानी कि जब लब डब ऐसे होता है तो दोनों ऑरिकल संकोचन होता है और दोनों वेंट्रिकल का संकोचन होता है। ये हो गया हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अभी हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, क्योंकि हार्ट के साथ जब हम रिलेट करते हैं तो हमको नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है और वो कैसे क्रिएट होता है वो भी मैं आपको एकदम सिंपल और ल्यूसिड भाषा में समझाऊंगी कि ब्लड प्रेशर होता क्या है और वो कहाँ से क्रिएट होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारा 120/80 होता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है। 120 और 80 ये क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ऐसे उसके 2 नाम होते हैं। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। उसको मेजर किया जाता है mm/Hg, वो उसका यूनिट होता है, और Hg यानी कि मर्क्यूरी, उसको हम पारा बोलते हैं। तो जब हम थर्मोमीटर में वो पारा ऊपर चढ़ता है तो उसका यूनिट होता है। तो उसकी वजह से हमको ये याद रखने में इजी हो जाता है कि mm/Hg। हम कभी कभी यूनिट भूल जाते हैं एग्जाम में, लेकिन जब हम इस तरह से याद रखते हैं तो हमको पता चलता है कि वो एक यूनिट होता है, तो इस तरह से हम उसको मेजर करते हैं। अभी क्या होता है कि हमारा हार्ट का जो संकोचन होता है ना, तब एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व खुल जाते हैं। जैसे वो खुलता है तो क्या होता है, माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व वो दोनों बंद हो जाते हैं, और उस समय जो प्रेशर क्रिएट होता है ना उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ये एकदम इजी, मैं आपको कोई टर्मिनोलॉजी के बिना ही समझा रही हूँ। वापस एक बार समझाती हूँ कि हार्ट जब हमारा संकोचन होता है तो क्या होता है, एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व हमारा खुल जाता है, और हमारा जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और बाइकस्पिड यानी माइट्रल वो दोनों हमारा बंद हो जाता है, और यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। वो प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आगे कि वेंट्रिकल जो होते हैं उसको काफी प्रेशर से ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर पास करना होता है, इसीलिए वहां पर जो उसका अंदर का लेयर है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। काफी यानी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर हम सिंपल देखें कि अगर हमारे ब्लड, हमारा जो हार्ट है उसको हम बाहर निकाल दें बॉडी के और उसको हम पंपिंग में लगाएं कि कितना ऊपर जाएगा, तो वो 30 फीट ऊपर तक वो पंपिंग कर सकता है, इतना उसके अंदर कैपेसिटी होता है। तो उसको होल्ड करने के लिए उसका प्रेशर वहां पर क्रिएट होता है, और वो मायोकार्डियम यानी कि हमारा जो मिडिल लेयर होता है वो उसको बहुत मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि वो इतने प्रेशर से 120 प्रेशर से हो जाता है, और 120 तो नॉर्मल प्रेशर होता है। अभी हम आगे बात करते हैं उसकी वाइसे वर्सा की, जब जो हमारी शिथिल हो जाता है, जब हमारा जो वेसल्स होती है वो शिथिल हो जाती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व ये दोनों जो प्रेशर क्रिएट होता है वो न्यूनतम हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो उस टाइम पर हमारा जो प्रेशर आता है वो डायस्टोलिक आता है, यानी कि जो नीचे का प्रेशर, ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर। हम सिंपल भाषा में यही हमारी समझ में होता है कि ऊपर का प्रेशर 120 होना चाहिए और नीचे का प्रेशर 80 होना चाहिए। तो ये सिंपल लैंग्वेज हो गई।
अभी क्या होता है, अभी हम एक सिंपल लैंग्वेज समझ लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हम कब बोलेंगे और लो ब्लड प्रेशर कब बोलेंगे। तो उसमें दोनों पैरामीटर हमको समझना पड़ेगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अगर सिस्टोलिक हमारा 120 है, वो बढ़कर 140 के ऊपर चला जाता है और हमारा डायस्टोलिक 90 के भी ऊपर चला जाता है, तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। लो ब्लड प्रेशर, लो किसको बोलेंगे? लो अगर हमारा जो सिस्टोलिक है वो 100 के नीचे चला जाएगा, या तो हमारा जो डायस्टोलिक है वो 70 के नीचे चला जाएगा, तो हम उसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, इस तरह के दो डिजीज होते हैं। लो ब्लड प्रेशर में भी हमारा जो बॉडी होता है उसको चक्कर आने लग जाते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर में भी इसी तरह से होता है, हमको घबराहट हो जाती है, गैस हो जाता है। तो ये 2-3 लक्षण है जो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन आप ब्लड प्रेशर अगर हम मेजर करते हैं तो हमको ये चीज पता चल जाती है कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, इस तरह से दो हमने बाइफरकेट कर दिया। अभी हम हार्ट के बारे में थोड़ा फैक्ट समझ लेते हैं कि हार्ट और कैसे कैसे हमारे को मदद रूप होता है, और कैसे उसकी थोड़ी फैक्ट्स यानी कि जनरल नॉलेज उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। कि हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, 72 बीट्स उसकी होती है धड़कनें। 1 मिनट के अंदर प्रति मिनट वो 72 बार धड़कता है। प्रत्येक धड़कन में 70 ml ऑफ ब्लड पंप होता है। प्रत्येक एक धड़कन में 70 ml ब्लड जो होता है वो पंप होता है, और इस तरह से 72 धड़कन में हमारा हार्ट टोटल 5 लीटर जो ब्लड है ना वो पंप करता है। कितनी अद्भुत रचना है ना, 5 लीटर ब्लड और सिर्फ 72 धड़कन के अंदर वो पंप करता है। हमारे जो टोटल कैपेसिटी होती है ब्लड की वो 6 to 7 लीटर्स ब्लड होती है, और 24 घंटे में जो हमारा हार्ट होता है वो 7,000 से 8,000 लीटर ब्लड को पंप करता है। पूरे 24 घंटे के अंदर हमारा हार्ट 7,000 से 8,000 तक ब्लड पंप करता है। और जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के समय भी हमारे जब तक हमारी धड़कन चलती है तब तक हमारा हार्ट पंप होता है, क्योंकि वहाँ उसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है, और जब तक मिलता रहता है ना तब तक वो हमारी धड़कनें चालू रहती है, क्योंकि हमारा हार्ट का खुद का एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है, और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से काफी देर तक ब्लड पंप होता है। मनुष्य का, इंसान का जब आत्मा निकल जाती है, शरीर से जीव निकल जाता है, उसके बाद भी वो कुछ घंटों तक वो उसका पंपिंग चालू रहता है, कुछ मिनट्स तक। और हम योग से रिलेटेड है तो ये हमें पता है कि हमारा जो धनंजय युक्त प्राण है वो भी व्याप्त रहता है, कुछ घंटों तक, कुछ मिनट्स तक वो वहां पर व्याप्त रहता है। तो ये हमारा जो हार्ट का इलेक्ट्रिक इम्पल्स सिस्टम है वो वहां पर वर्क कर रहा होता है, और वो कुछ सेकंड तक वो हमारा हार्ट जीवित रहता है। और इसी तरह से जब वो ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में जब हम हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो यही फैक्टर एक है कि जो हम उतने समय तक वो जीवित रहता है, और उस दौरान अगर हम हार्ट को रिप्लेस करते हैं तो एक मनुष्य को दूसरा जीवन हम दान कर सकते हैं। ये भी एक बहुत भगवान की अद्भुत देन है कि पूरा बॉडी के अंदर सब मर गया है, लेकिन फिर भी हार्ट का कुछ सेकंड्स तक वो चालू रहता है। जब हमको लगता है कि हाँ भगवान पर ब्रह्म है, और वो कहीं ना कहीं इस चीजों को समझते हैं ना, तो हमको लगता है कि नहीं, भगवान है और हम सब में है। और हम जो हमारे वेदों में बताया है कि अहम ब्रह्मास्मि, वो इस चीज की हमें पूरी की पूरी अनुभूति देता है कि जब साइंस को भी हम रिलेट कर देते हैं तो वो आ जाता है फिर हमारे उपनिषद पर, कि कहीं ना कहीं पर वो ये साइकिल इसी तरह से रिलेट होता है कि हम आत्मानुसंधान करते हैं तो वो चीज वहीं पर वहीं आती है। कितने भी हम मॉडर्न हो जाएं लेकिन फिर वो वहीं की वहीं आ जाती है ना। तो ये बहुत अद्भुत चीज है, और हम जितना उसको समझेंगे उतना हम उसको डीप में उतरेंगे, और ये बहुत बड़ा महासागर है, जितनी डुबकी लगाएंगे ना उतनी कम है उसके लिए। भगवान को, ईश्वर को, ब्रह्म में हम लीन हो जाते हैं। इसीलिए हमारा जो हार्ट है, तो हम मॉडर्न साइंस में उसको सिर्फ हार्ट बोलते हैं, लेकिन हमारा जो योग है वो उसको क्या बोलता है? हार्ट है, हृदय है, लेकिन वो एक मन है ना, प्राणमय कोश, मनोमय कोश।
हमारा जो मन है, मन हमारा जो भावना उत्पन्न करता है, और हम मॉडर्न साइंस भावना को नहीं बिलीव करता, लेकिन हमारा जो योग है वो भावना को भी रिलेट करता है, लेकिन वो चीज दिखती नहीं है। जब हम हार्ट को कट करते हैं, हम डिसेक्शन करते हैं, हम स्टडी करते हैं हार्ट के बारे में, लेकिन वो चीज हमें बाहर नहीं दिखती, क्योंकि वो ब्रह्म है। वो जो समझेगा उसी को पता चलेगा, जिसको गुरु का आशीर्वाद होगा उसी को पता चलेगा, अदरवाइज वो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर परंपरा है कि हम गुरु को भी भगवान मानते हैं, क्योंकि भगवान को साक्षी करने का रास्ता भी हमको गुरु ने ही बताया है। और गुरु जब तक हमको नहीं मिलते, हमारे कर्मों से ही हमको गुरु मिलते हैं, और हमें गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हमें मोक्ष प्राप्ति भी नहीं होती है। हम कितना भी एजुकेटेड हो जाए, हम कितना भी पढ़ लिख के कितनी भी डिग्री ले लें, लेकिन जब तक हमको गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष योग, ये हमारे अमृत बिंदु उपनिषद में दिया हुआ है कि जब हमारा मन जो है ना, वो हार्ट, जैसे कि हम सिर्फ हार्ट ही बोलते हैं, लेकिन वो एक पूरा कोश है, एक पूरा लेयर है, और वो हमारे ऋषि मुनियों ने डिसेक्शन किए बिना उस चीज को महसूस किया है। तब किसी ने भी डिसेक्शन नहीं किया था, उस जमाने में तो पता भी नहीं था कि बॉडी को कट करते हैं, लेकिन कट किए बिना हमारे ऋषि मुनियों को इतनी समझ थी कि उन्होंने उस टाइम पर, हमको साल भी नहीं पता, हम सोच भी नहीं सकते, और हमारा जो योग है वो कितना 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 महान और कितना डीप रूटेड और कितना सच्चा है। ये हम ये चीजों को आगे पढ़ते हैं ना, तब हमको रियलाइज होता है कि नहीं, वो कहीं पर जो हमारे पूर्वज बोल गए हैं ना, वो सही है और 100% सही है। और अगर हम उस चीज के साथ रिलेट रखेंगे तो हम काफी हद तक हमें सक्सेस भी मिलेगा, कुंडली शक्ति का भी जागरण होगा, और हमारे कर्म भी जो है वो हमें फलित होंगे। एक क्वेश्चन है, हाँ जी सर। क्या डिलीवरी के समय ये हार्ट थोड़े समय के लिए बंद हो जाता है? नहीं सर, हार्ट बंद नहीं होता है। अच्छा, यही मैं कहा कि ये डिलीवरी के समय कुछ हार्ट जो है उसकी स्पीड वही रहती है या उसमें चेंजेस आती है कुछ? सर मुझे इतनी जानकारी नहीं है, और अगर आप मुझे कृपा करके कुछ बताएं तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी सर। नहीं, मेरे सामने तो ये क्वेश्चन आया था कुछ कि हार्ट की स्थिति जो है वो डिलीवरी के समय भी एज इट इज रहती है या नहीं रहती, इसके लिए मैं जानकारी चाह रहा था। अच्छा सर जी सर, मैं इतनी विद्वान नहीं हूँ सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब। आप गुरु है मेरे सर, आपको जानकारी है तो बताएं प्लीज। आपको तो मेरे को थोड़ी सी जानकारी लेनी थी बस, इसमें ये जो सिस्टम होता है थोड़ा सा चेंज करना होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा कि जब बॉडी अनबैलेंस होती है तो थोड़ा सा इसमें भी चेंजेस आती है क्या? नहीं सर, इसमें मेडिकली तो मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है कि कोई चेंजेस आते हैं। और ये हम सोचते हैं ना, तब हमको लगता है कि हम अगर गिर गए तो सब चीजों का डैमेज होता है, लेकिन वो हार्ट का पंपिंग वैसा ही रहता है ना। तो ये एक ब्रह्म ही हो गया सर, एक ब्रह्म ही हो गया है ना। अब हम ब्रह्मास्मि वही हो गया सर। मैं तो इसको ऐसे ही लेती हूँ कि अब हम ब्रह्मास्मि हो गया सर। ये अभी हम और थोड़ी आगे चर्चा करते हैं कि जब नवजात शिशु जब 4 वीक की प्रेगनेंसी होती है, तब नवजात शिशु में धड़कनें उसकी शुरू हो जाती है, और हार्ट की धड़कनें जो है वो हमारी कार्डियक, उसको जब धड़कनें बंद हो जाती है ना, एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी, तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, और वो एक इमरजेंसी होती है। और अगर हम उसको ध्यान नहीं देते हैं तो कार्डियक अरेस्ट जो है वो आगे जाके डेथ हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है। और कुछ सेकंड्स के लिए क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अगर वो कार्डियक अरेस्ट आता है तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हमारा जो हार्ट है, ब्रेन है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता। और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वहां पर हमारे 2 सेंटर्स होते हैं, एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, और दूसरा होता है हमारा ब्लड प्रेशर का एक पॉइंट होता है वहां पर। तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो इसी वजह से वो तुरंत वो रिएक्ट करते हैं। और हमारा रेस्पिरेशन जो है वो हमारा हार्ट के साथ हमारे लंग्स जो है उसको अफेक्ट कर देता है तुरंत, और हमारे ब्लड प्रेशर को तुरंत वो
डिस्टर्ब कर देता है और उसी वजह से मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसको मेडिकल इमरजेंसी बोलते हैं। और कभी इस तरह से होता है हमारे क्लास में तो हमको उसको तुरंत रेफर कर देना है, हमको उसके वहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, वो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। और आगे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि जो हमारा जो ब्लड का जो डेंसिटी होता है, यानी कि जो घनता होती है, कभी हम एज हो जाती है तो हम बोलते हैं कि हमारा ब्लड मोटा हो गया और पतला हो गया, तो फिर वो पतले होने की दवाई देते हैं वहाँ पर। तो ये कैसे होता है? तो ब्लड का जो डेंसिटी होता है, यानी कि उसकी घनता होती है, वो अलग अलग होती है। यानी कि जिस तरह से फैट कंटेंट होगा हमारे शरीर के अंदर, वसा का जो प्रमाण होता है उसके हिसाब से वो अलग अलग होती है। और ये सारे फंक्शंस जो हमारे होते हैं तो वो हमारे बीपी को इफेक्ट करते हैं, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी अफेक्ट करते हैं। और जो हमारे अंदर जो वेन्स होती है, जो वेसल्स होती है, वेसल्स की भी जो अंदर की ल्यूमेन होती है, वहाँ पर वो फैट डिपोजिशन होता है और उसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर नीचे होता है। और कभी कभी वो ब्लॉक हो जाती है नलियाँ और उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। सर, आज मैं इतनी जानकारी आपको दी, आज मैं अपने लेक्चर को विराम दूंगी सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। आपसे भी जानकारी लेकर मुझे अच्छा लगा सर। और प्रश्न पूछते हैं तो आनंद आता है कि कम से कम समझ आ रहा है और हम उस चीज को डिस्कस करते हैं तो हमारे भी जो नॉलेज होता है वो भी, सर आपसे भी मैं नॉलेज लेती हूँ, तो आपका नॉलेज तो सर हमेशा आगे ही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आज पूरा लगातार तीसरी बार रियाज तीसरा दिन है और सबसे बड़ी बात आज का जो व्याख्यान रहा वो भी अतिसराहनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि पाचन तंत्र, जैसा कि बताया कि हमारे मानव शरीर में एक ऐसा अंग है जो निरंतर कार्य करता ही रहता है, कभी नहीं रुकता है जब तक इंसान जीवित रहता है। वही हार्ट बहुत ही मतलब काफी जनरल नॉलेज लेवल पर भी ऐसी जानकारी होनी चाहिए लोगों को, क्योंकि आपकी बॉडी है, अगर आपकी बॉडी के बारे में ही आप नहीं जानते हैं तो ये भी आपकी अज्ञानता का एक पार्ट है। उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं या जो डॉक्टरेट लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, योग संबंधित, क्योंकि योग भी जब शरीर से ही योग, मानसिक योग, शारीरिक योग है, तो वहाँ पर भी जरूरत है फिजियोलॉजी की, एनाटॉमी की, तो वहाँ पर भी इस तरीके के विषयों पर हमको गौर करने की जरूरत है। एग्जाम दिया जाता है और मैं अंतिम बात जो विषय और हमारे डॉक्टर भगवान दास जी आकर के वो भी धन्यवाद प्रेषित करते हुए शांति पाठ कराएं और आज कार्यक्रम को धन्यवाद। तो धन्यवाद पांडु मैडम, आपको दोबारा से एक बार आने के लिए। आज का सत्र आपका बहुत ही अच्छा था और चलते हैं भगवान सर के पास। भगवान सर आज सत्र के आपको धन्यवाद ज्ञापन देंगे कि शांति पाठ करके आज के सत्र को समाप्त। अनम्यूट कर लीजिए भगवान दास जी, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है भगवान दास जी। धन्यवाद अनुपम जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आज मैं डॉक्टर पारुल पटेल जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो इतनी अच्छी जानकारी और इतनी सरल भाषा में इतनी सहजता से एक परमात्मा की देन को इतनी सहजता से समझा दिया कि कमाल है, इसमें कोई संशय नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा एक हमारा यह सत्र रहा। अब मैं इस सत्र को यहीं विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। आइए कमर गर्दन सीधा करें, शांति पाठ करते हैं, गहरा लंबा सांस भरें, कोमलता से आंखें बंद करें। ओम
शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों तेजों का दर्शन करें, चेहरे पर करें। आज का वेबिनार यहीं विराम देते हैं। कल 7:30 बजे पुनः फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। ओम नमस्कार।